चांद लग जाते हैं, ये बिलखुसूस हम रोजाना कहते हैं। और आज फिर तो सबसे पहले चलते हैं आज के सवाल की तरफ जो यमन की तरफ है। सर, ऐसा है कि यमन की सरजमीन पर जिस तरह जंग की तैयारियों की खबरें आ रही हैं, क्या ये सिर्फ दबाव की सियासत कही जाएगी या बाकायदा एक नई जंग की शुरुआत होने जा रही है? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। अभी जो है ये यूएई ने जो है एक शुरुआत की थी इनको, मतलब हुती के पीछे लगाने के लिए कि सना तक वो लोग पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन हुती ने उनको रोक दिया पूरी ताकत के साथ। तो 2-3 दिन पहले की खबर है, अभी 2-3 दिन से कुछ नया अपडेट वहां नहीं आया है। बाकी वेस्टर्न मीडिया तो कुछ न कुछ बोलता ही रहता है, उसकी बात नहीं है। लेकिन वो 2-3 दिन पहले की खबर है, 3 दिन से भी ज्यादा हो गया। यूएई ने एक प्लांटेड, मतलब कह लीजिए एक सैन्य टुकड़ी को बना करके, मतलब वो अरब समर्थित लोग हैं, उनको सना तक पहुंचने के लिए किया, लेकिन हुती ने जबरदस्त जवाब दिया उसको, तो वहीं रोक दिया। अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि पीछे बढ़ रहा है। और इधर अरब से चूंकि टर्की, अरब, अलशूरा, ईरान सब लोग मिल करके एक मुहाज तैयार कर रहे हैं, और उसमें यूएई जो है अरब का नाम यूज कर रहा है, अरब को जो है यूज कर रहे हैं। क्योंकि अरब की एक आदत है कि अरब जो है ज्यादा तनकीद नहीं करता है किसी चीजों में, कोई क्या बोल रहा है बोलने दीजिए, ऐसे फ्रंट पे कभी आता नहीं अरब किसी भी मामले में। आप देख लीजिए, अरब कभी इजराइल के साथ है कि नहीं ये भी नहीं पता चलता, ईरान के साथ है नहीं है ये भी पता नहीं चलता, वो अपने तरीके से अपना काम करते रहते हैं। तो वो जो खबर थी 3-4 दिन पुरानी खबर है, और वो अब सना तक बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हुती ने जबरदस्त उनको अटैक करके उनको तो वहीं रोक दिया, वहां से आगे शहर से बाहर नहीं निकल पा रहे, धीरे धीरे वो पीछे हट रहे। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है ईरान की सड़कों पर है। ईरान ने अपने तेहरान के लोगों को ये आगाह किया है कि मिसाइल की आवाज से, तोप की आवाज से आप लोग घबराइए नहीं, ये ड्रिल चल रही है, एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। और बसीजी ग्रुप जो है उनका, बसीजी ग्रुप बाकायदा अपना फ्रंट संभाल लिया है। ये इनका पॉलिटिकल ग्रुप है ईरान का, ये नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मिलिट्री नहीं है, ये इनकी मिलिट्री पावर नहीं है, ये नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ग्रुप है ये। तो बसीजी ने अपना पूरा परेड किया है तेहरान की सड़कों पर, और आवाम को आगाह किया है कि भाई जंग के हालात में कैसे आपको रहना है, कैसे सुरक्षित रहना है, ये चीज जो है किया है। इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है आज इस बात के लिए। इजराइल जो है, इजराइल ने उसके बदले में एक वीडियो जारी किया है, करीब 30 सेकंड का छोटा वीडियो है, जिससे ब्लास्टर बम जो इनका जहाज है B-2 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर के एक तरफ नेतन्याहू बैठे हैं और एक तरफ ट्रंप बैठे हैं, और वो सैर कर रहे हैं, आसमान की सैर कर रहे हैं। अब हमें नहीं लगता है कि वो दुनिया के अंदर का सपना है या दुनिया के बाद का सपना है, ये नहीं पता चल रहा कि वो भाई एक होता है ना, यमलोक में भी एक जहाज होता है जिसमें लोग घूमते हैं स्वर्ग में, स्वर्ग में भी तो लोग घूमेंगे ना जहाज से, जो यहाँ जहाज से घूम रहे हैं वहां भी जाके तो कुछ मालिक तार बन जाएंगे। तो उन लोगों ने एक वीडियो जारी किया है कि हम लोग आसमान में B-2 बॉम्बर में बैठ के घूम रहे हैं, और अब वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग उसको, जो इजराइल समर्थक हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये पूरा गजा पे घूम रहा है, ईरान उरान सब घूम रहे हैं, नीचे डिजर्ट दिखाया तो अरब भी आ गया उसमें, नीचे जो है डिजर्ट दिखा रहे, रेगिस्तान, तो इसका मतलब कि अरब के ऊपर से भी घूम रहे। फिर तो अमेरिका अरब की दोस्ती सामने को बता, अब अरब को भी सोचना पड़ेगा ना कि भाई आप तो अमेरिका परस्त थे और अमेरिका का जहाज आपके ऊपर से भी गुजर रहा है। उनके वीडियो का मतलब तो यही है। बहरहाल ये एक बहुत खबर इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी, बाकी अब आप शुरू करिए। जी नहीं, वो AI से बना हुआ एक प्रोग्राम निकाला गया है, उसके पीछे जाहिर सी बात है क्या वजूहात बात की बातें हैं। बहरहाल आपने ईरान का जिक्र किया तो बात करते हैं ईरान से। तुर्की का एक बड़ा बयान आ गया कि ईरान पर हमला हमारी सिक्योरिटी पर हमला होगा।
तो ये एक बहुत बड़ा बयान है टर्की की तरफ से, ये एक अलायंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक सॉलिडेटरी है या मिलिट्री अलायंस का इशारा है? नहीं, मिलिट्री लाइन का इशारा है, क्योंकि पहली बार टर्की ने खुल के कुछ बोला है अभी तक। और 2-3 महीने से उनका मेडिटेरियन सी पर काफी अंकुश हो गया है टर्की का। इजराइल जाने वाले जहाजों पर नजर रखी जा रही है, उनकी तलाशी हो रही है, और हर जहाज इजराइल तक नहीं जा पा रही है जी। तो ये जो है, और इजराइल का जहाज टर्की पे नहीं उतरेगा, ये सारी पाबंदियां पहले से चली आ रही हैं। और तुर्की ने तो आज 2-3 दिन पहले से ये खबरें मंजरे आम पे घूम रही है कि टर्की, अलशूरा, अरब, ईरान, इन सब लोगों ने मिलके एक नया नेक्सस बनाया है जो इजराइल के खिलाफ होगा। जी। इसी सिलसिले में सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से टर्की ने बयान दिया है, तो क्या ये इसी तरह से आने वाले वक्त में भी ईरान के साथ खुल के खड़ा रहेगा, वो भी इजराइल और अमेरिका के धुरी के सामने? देखिए, आगे कुआं पीछे खाई, एक कहावत सुनी है ना आपने, आगे कुआं पीछे खाई। कुछ लोगों के सामने दो तरफा मार है। एक तो उनकी अमेरिका परस्ती भी अंदर से कभी-कभी मोहब्बत जगा देती है। दूसरा, अवाम का डर भी है। अवाम तो फिलिस्तीन के साथ है, उसे तो कोई नफा नुकसान का मतलब है नहीं। अवाम को क्या मतलब है किसी के नफा नुकसान से? तो ये लोग, भाई कोई भी चुनाव है या बादशाह भी हैं तो अवाम का खौफ तो रहता ही है। तो ये लोग डरे हुए बहुत हैं। भले ही अगर ये मान लेते हैं कि हम अमेरिका का साथ दें, साथ तो दे नहीं सकते। अगर साथ खड़े भी हो गए या खामोश भी हो गए, तो अवाम का गुस्सा बहुत झेलना मुश्किल है किसी भी सरकार को। आसान नहीं है कि अवाम का गुस्सा झेल लिया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया खौली हुई है कि यूएन को आप नहीं मान रहे, ह्यूमन राइट्स को आप नहीं मान रहे, विश्व बैंक को नहीं मान रहे। विश्व बैंक ने कभी कहा कि हम फिलिस्तीन को, गजा को रिहैब करने के लिए कुछ पैसे देंगे? वो तो पूरी दुनिया का पैसा है ना। विश्व बैंक तो पूरी दुनिया का है, सबका पैसा है। तो इन्होंने कभी कहा नहीं ये बात। तो ये सारी चीजें इस वक्त अमेरिका इसी बात से परेशान है कि करे तो करें क्या, क्योंकि अरब और टर्की ये दोनों तो अमेरिकी परस्त लोग ज्यादा हैं, लेकिन अवाम के दबाव में इनको लग रहा है कि अगर हम इधर ज्यादा नुकसान है अमेरिका के साथ जाने में। इस ग्रुप, और ये ग्रुप भी आजकल कोई कमजोर नहीं है, रूस है। रूस और टर्की का तो पहले से ही दोस्ती है। बीच में ईरान और अरब में बीच में थोड़ा तनाव था, तो चाइना ने उसको बहुत हद तक सुलह समझौता कराया, लोगों को साथ बैठाला। तो चाइना का इन्फ्लुएंस अमेरिका से ज्यादा हो चुका है अब एशिया के ऊपर। तो एशिया के ऊपर और यूरोप तक चाइना की पकड़ तो बहुत दूर तक हो चुकी है। आज वर्ल्ड में एक सुपर पावर, लेकिन वो अपने को कभी कहता नहीं है, चाइना जो है। तो ये सब चीजें इन लोगों को अब दोनों तरफ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब अमेरिका से दूरी बनाना ही अच्छा है, ऐसा अरब ने भी संकेत दे दिया है, क्योंकि जो डॉलर में पेट्रोल बेचने का जो एग्रीमेंट था उसको अभी तक एम्बियंस ने साइन नहीं किया है, और अगर साइन नहीं किया तो कुछ दिन बाद ये डॉलर में तेल बेचना खत्म हो जाएगा। सोना, इसीलिए भारत जैसे कई देश सोने की खरीदारी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सदमा, सेटबैक जिसको कहते हैं कि सदमा लगा है अमेरिका को, क्योंकि एम्बियंस की जितनी खातिरदारी उन्होंने किया, बाद में चल के तू मैं हो गया उनसे, जिस तरह से जेलेंस्की से हुआ। तो बहुत नागवार गुजरा ये सब चीजें, और अभी तक एम्बियंस ने उस पर साइन नहीं किया उस एग्रीमेंट पर। तो हो सकता है कि भाई ये बात वहां से शुरू हुई हो तो आगे भी बढ़े, और जरूर बढ़ेगी। अरब को वो आंखें तो दिखाई रहे होंगे कि भाई हमसे इस तरह से नहीं आप कर सकते, लेकिन अरब ने भी अभी तक दस्तखत नहीं किया है। इसका मतलब कि अभी वो बात बन नहीं पा रही उनसे। जी। अभी मामला कुछ साफ क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहरहाल चलते हैं थोड़ा सा सीरिया की तरफ। जॉर्डन की तरफ से सीरिया बॉर्डर पर कहा गया है कि ड्रग स्मगलर पर सीधे हमले हो रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी सिक्योरिटी का डर है? नहीं, आज तो कोई नई बात नहीं है। जॉर्डन और सीरिया
अब देखिए जैसे जैसे अमेरिका जो है, जैसे जैसे वक्त करीब आएगा फिलिस्तीन के अंदर और उनको अपना अंतरिम सरकार बनाने में तक जो दिक्कतें आएंगी कि ये सारी चीजें बहाने हो रहे, जिस तरह ISIS का बहाना लेकर के इन्होंने सीरिया में हमला किया अमेरिका ने, उसी तरह से अब जॉर्डन को आगे कर दिया, जॉर्डन को भी आगे कर दिया है कि तुम सीरिया, क्योंकि सीरिया उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुका है अमेरिका के लिए। अल-शुरा जो है खुल के जो चाहते थे अमेरिका वो नहीं कर पा रहे, शुरा की अपनी अलग प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि ईरान पर हमला कर दे, और टर्की का तो वो प्रॉक्सी है अल-शुरा, तो टर्की की तो प्रॉक्सी है, ईरान पर हमला कर दे ऐसा अमेरिका चाहता है, लेकिन वो नहीं कर रहे। अल-शुरा OIC की बैठकों में जा रहे हैं, UAE में जा करके किसी कंपनी से उन्होंने पोर्ट बनाने का एग्रीमेंट साइन किया है, वो अमेरिका भी जा रहे हैं, और तो अब वो एक डिप्लोमेटिक लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो लड़ाका और वो सब चीजें अब खत्म हो गई हैं, कोट पैंट टाई पहनने लगे। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि आपका आगे बॉडी लैंग्वेज क्या है और क्या सोच रखते हैं आप। इसको लेकर के सीरिया के अंदर मतलब ये लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन के आसपास जंग जैसा माहौल रहे, ताकि फिलिस्तीन को ये दिखाया जा सके कि अभी फिलिस्तीन को आजाद करने की स्थिति में नहीं है, या फिलिस्तीन को अभी देश बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा ये लोग बहाना बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। जी। अच्छा, इसी सिलसिले में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ड्रग स्मगलिंग अब मिडिल ईस्ट में एक अंडरग्राउंड वॉर इकोनॉमी बन चुकी है, क्योंकि कई जगह पे ये बात सामने आई है। देखिए एशिया के अंदर जॉर्डन एक गरीब देश है। जॉर्डन जो है वो पेट्रोल डीजल वहां नहीं है, वहां कुछ है नहीं। जॉर्डन एक गरीब देश है, नेपाल जैसा छोटा देश है, और वहां के जो बादशाह हैं, इन लोगों के जो रईसी ठाठ हैं, वो सब अमेरिका से चलते हैं, अमेरिका के चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं ये लोग, अमेरिका की चीजों पर रखते हैं। तो ये सब बहानेबाजी है कि ड्रग स्मगलिंग ये सब आज ही अभी शुरू हो गया है क्या? अभी स्मगलिंग शुरू हो गई कि पहले से भी चल रही होगी? स्मगलिंग क्या है? जिसको आप कानूनी रूप से नहीं करते हैं, गैर कानूनी रूप से करते हो, स्मगलिंग हो जाता है। तो ये सब क्या अभी शुरू हुआ है? पहले से भी हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, या बहाने लेकर के लोगों पर हमले कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहाने से हमला किया जाता है कि स्मगलिंग लेके जा रहे थे, ये जा रहे थे, लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत मांगने वाला भी नहीं है। कौन साबित करेगा? इस हालात में कौन साबित करेगा कि आपने जो हमले किए वो आम नागरिक पे नहीं किए, आपने स्मगलर्स पे किए या ड्रग माफियाओं पे किए? इसका तो कोई सबूत नहीं दिया ना अभी तक। पहले या तो आप कुछ ड्रग्स पकड़िए, उनके जखीरा पकड़िए, उनका माल पकड़िए, दुनिया के सामने उसको ले आइए, तब तो दुनिया मानेगी ना। ऐसे आपने किसी पर हमला कर दिया ये कह के कि ये ड्रग माफिया है, तो ऐसे नहीं चलता। ये तो बहानेबाजी है और बहाने से हमला करने की फिराक में है। जी। चलिए थोड़ा सा रुख करते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ। अभी आज एक बड़ी खबर आई थी कि अंडर वाटर खतरा एक फिर से मंडराना शुरू हो रहा है। नॉर्थ कोरिया अंडर वाटर हथियारों की तैयारियां कर रहा है और खुद किम जोंग उसको जो है अपनी निगरानी में कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये दुनिया के लिए कितना बड़ा रेड अलर्ट है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं उनके जहन के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अब आप इस पर क्या रोशनी डालेंगे? नहीं, वो तो अच्छे आदमी है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस साथ है तो साथ है, नहीं है तो नहीं है। अमेरिका ने बहुत दबा नहीं, ईरान से पहले तो नॉर्थ कोरिया को ही परमाणु परीक्षण नहीं करने देंगे, ये मिसाइल नहीं बनाने देंगे। आप पूरी दुनिया को क्यों परेशान करके रखे हो भाई? सब हम तो कह रहे हैं कि सब लोग अपना अपना हथियार खत्म कर दो, दुनिया को शांति से रहने। लेकिन आप रखेंगे, दूसरा कोई नहीं रखेगा, ये कौन सा है आपका नियम है भाई? ये नियम तो ठीक नहीं है ना कि आप रखेंगे बाकी कोई नहीं रखेगा। ये चीज ठीक नहीं है। तो अंडर वाटर परीक्षण, ईरान के पास भी काफी हथियार है, और चूंकि साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वहां भी इसका जो है असर पड़ता है। तो अभी ये नेक्सस बन चुका है,
रूस, चाइना, ईरान, अरब, टर्की सब एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। तो ईरान ने भी कर दिया होगा, क्योंकि सबसे पहले ईरानी ड्रोन ही अंडर वाटर मतलब टेस्ट किया था उसने। अंडर वाटर आर्मी की जो बात थी, तो सबसे पहले ईरान का ही ड्रोन सामने आया था जो पानी के अंदर जा करके और बड़ी बड़ी शिप को तबाह कर सकता है, और धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ रहा है। तो ईरान की उपस्थिति इस खित्ते के अंदर सबको टेक्नोलॉजी एक दूसरे को शेयर कर रही है। लोग बहुत तगड़ा ग्रुप है, इतना अच्छा नेक्सस बना इन लोगों में कि एक सुई भी नहीं घुस सकती उसके अंदर। इसी सिलसिले में अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो अमेरिका और साउथ कोरिया के लिए क्या ये गेम चेंजर साबित होगा आने वाले वक्त में? देखिए, ये सब हथियार सबके पास है, वक्त वक्त पे लोग दिखा देते हैं। नहीं तो आजकल अंडर वाटर जो भी समुद्री इलाके में जिसका जो कंट्री लैंड लॉक कंट्री को छोड़ के जिसकी भी सीमा समुद्र से लगती है, ये सबके पास ये हथियार है। कोई इसमें नई बात नहीं है, सबके पास छोटे मोटे सब हथियार सबके पास है। जिसके पास भी नेवी है, नेवी के पास और क्या हो सकता है। अब तो वारशिप का टाइम चला गया। अब एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपके बड़े से बड़े वारशिप को डुबा देगी, और निशाना लेना बहुत आसान, क्योंकि इतना भारी भरकम जहाज होता है, फुटबॉल की पिच की तरह। फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है ना, उस तरह का जहाज वारशिप होता है। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल अगर, या ब्रह्मोस मिसाइल, कोई इस तरह की कोई भी मिसाइल अगर चाहे तो वारशिप को डुबा देगी। तो अब वारशिप का टाइम खत्म हो गया, अब वो सिर्फ नेवी के रहने की जगह है और कुछ नहीं है। लेकिन लड़ाई का तरीका अब वाटर ड्रोन बन चुका है। नेवी से भी छोटी छोटी नाव, अभी 2-3 महीना पहले ईरान ने 3000 नाव का, जिस पर ड्रोन लेके जाने, मतलब ड्रोन थी वो और नाव थी, सब कुछ का प्रदर्शन किया समुद्र के अंदर। करीब करीब 3000 से ज्यादा नाव, ड्रोन सब कुछ थे उसके अंदर, और उनका पानी का ड्रोन जबरदस्त है। वो नीचे जा करके बड़े बड़े वारशिप को डुबा देगा, नीचे से जा करके फट जाता है, आत्मघाती ड्रोन है वो। और ऐसा जब चलता है तो लगता है कि मछली जा रही है, आप जज नहीं कर सकते कि ड्रोन है कि मछली है। और वो जितना छोटा होता है ना, उतना पानी में हलचल कम होती है। जो वारशिप होता है वो पानी के अंदर की जो हलचल होती है उसको उसी से टेस्ट करता है कि पानी में वाइब्रेशन कितना हो रहा है, उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि ये क्या चीज है, कितनी बड़ी है। अब इतनी छोटी मछली जैसे है, वो मछली जैसे चल के जा करके अंदर वारशिप के नीचे सतह में जा करके और वो फट जाना, फिर वारशिप को भी डुबा सकता है। एक छोटा सा ड्रोन पूरी वारशिप को डुबा देगा अंदर ही अंदर जा करके। तो टेक्नोलॉजी, अब ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है, जो तैयारी किया है, वो सबसे आधुनिक है। उसकी सोच कम पैसे में बड़ा हथियार बनाना और बड़े हथियारों को निशाना बनाना, ये चेंजर है, गेम चेंज ईरान ने कर दिया। अमेरिका ने जो कुछ भी बनाया भारी भरकम बनाया, हैवी वेट बनाया। अब उसके पास अब जाकर के ड्रोन, कामिकाज़े ड्रोन जो ईरान के पास है, उस ड्रोन की एक कॉपी करके बना रहे हैं। लेकिन अभी तक जो कुछ भी उनके पास हथियार है वो बहुत भारी भरकम है, जो अब मार्केट में उस चलता नहीं, वो चीज, उससे छोटी चीज उसको तबाह कर देगी। जब परमाणु संयंत्र पर B-2 बॉम्बर ने हमला किया था, तो उस वक्त ये खबर आई थी कि 4 जहाज या 2 जहाज गया था B-2 बॉम्बर, जिसमें एक वापस नहीं आया, एक ही वापस लौट आया। तो उस जहाज को भी मार के ईरान ने गिरा दिया होगा, तो उससे रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिए होंगे, बना लेंगे। चाइना और वो बना ही रहे। B-2 बॉम्बर ड्रोन बना लिया है ईरान ने, B-2 बॉम्बर जैसा ड्रोन बना लिया है जी। चलिए, आपने ईरान की बात की है, तो एक हमारे इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान से परवीन साहिबा, उनका सवाल है फजील साहब के लिए। वो कह रही हैं कि तुर्की को ईरान की जरूरत क्यों पेश आ रही है, थोड़ा सा वजाहत कर दें इस चीज की। तुर्की को ईरान की जरूरत भी पेश आ रही है और ईरान को भी तुर्की की जरूरत पेश आ रही है, क्योंकि जब अगर युद्ध होता है तो सबसे पहले
समुद्री इलाकों को बंद कर देने में ही होशियारी होती है। हर कोई, जैसे रूस ने यूक्रेन का पहले समुद्री इलाका कब्जा कर लिया, उससे क्या होता है कि शिप से हथियार आते हैं, बड़े बड़े शिप से, तो वो हथियार आना बंद हो जाता है, इनकी सप्लाई चेन कट जाती है। तो टर्की जो है लाल सागर पे तो हुती बैठा हुआ है, वो तो जाने नहीं देगा। अब मेडिटेरियन सी से एक रास्ता बचता है जो इजराइल के बॉर्डर हाइफा बंदरगाह पे जाता है। तो मेडिटेरियन सी पर अगर टर्की लॉक कर देगा तो ईरान को बहुत मदद मिल जाएगी उससे, क्योंकि इजराइल की सप्लाई लाइन कट जाएगी, वहां से कोई हथियार की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, चाहे अमेरिका दे या कोई भी दे। मेडिटेरियन सी को टर्की लॉक कर सकता है। तो टर्की के पास वो पावर है, जिसे ईरान के पास स्टेट ऑफ हुर्मुज को लॉक करने की पावर है, हूती को लाल सागर पार पावर है। तो मेडिटेरियन सी को अगर टर्की लॉक कर दे तो इजराइल तक अमेरिका की कोई मदद नहीं पहुंच सकती, चाहे कितना भी लोग जोर लगा ले। हवाई जहाज से बहुत कुछ नहीं जा सकता, भारी भारी मिसाइलें होती हैं जो पानी के जहाज से ही जाती हैं, और जो कुछ भी है इजराइल के पास तो अपना कोई भंडार है नहीं, वो जो कुछ भी है उनके पास अमेरिका का है। तो वो टर्की अगर इतना काम ही कर दे बस, तो इजराइल को जो है हथियार मिलना बंद हो जाएगा और ईरान इधर काम कर लेगा। और ज्यादा अगर टर्की से युद्ध हुई होता है तो टर्की और इजराइल के बीच में दो चीज को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। एक साइप्रस बीच में एक टापू है छोटा सा, उस टापू को क्लेम करता है टर्की की सेना भी है वहां पे, और इजराइल भी क्लेम करता है। इसको लेके 3-4 साल पहले इनमें हल्की फुल्की गोलाबारी हुई भी थी। तो एक तो वो मसला है, दूसरा है गोलान हाइट का, कि टर्की गोलान हाइट को अपना नियंत्रण चाहता है। गोलान हाइट पर इजराइल ये सोचता है कि अगर हम गोलान हाइट छोड़ दिए तो हमको फ्री हैंड मिल जाएगा कि कोई भी दुश्मन कभी भी घुस जाएगा, हमको बहुत बड़ी आर्मी वहां लगा करके रोकना पड़ेगा, जो गोलान हाइट अपने आप काम कर रही है। जैसे हम लोग की सीमाएं, आधी देश की सीमाएं तो सुरक्षित है हमारे हिमालय से, बहुत मुश्किल है वहां से क्रॉस कर पाना। ठीक उसी तरह का गोलान हाइट से इजराइल तक एक्सेस, जबकि इजराइल तुर्की को भी अपना दुश्मन मानता है, हिजबुल्लाह को भी अपना दुश्मन है ही दुश्मन, और आपका सीरिया को भी। तो ये तीनों मिलकर अगर घुस गए इजराइल की तरफ तो गोलान हाइट का कंट्रोल टर्की खुद चाहता है, और साइप्रस को भी लेके चाहता है। तो टर्की भी सोच रहा है कि इसी माहौल में अपना भी काम बना लो, जब दुश्मनी हो ही गई है तो इसी माहौल में अपनी भी बात कर लो, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। आखिर सब होशियारी की बात होती है ना। ये वक्त अच्छा है टाइम पर, कि पता नहीं फिर ऐसा अगर कल को ये मसला हल हो गया तो ईरान का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए इजराइल से इसी वक्त निपट लो साइप्रस और गोलान हाइट को लेकर। गोलान हाइट पर अल-शुरा का भी है, और अमेरिका ने भी कह दिया है कि गोलान हाइट सीरिया का हिस्सा है। तो अल-शुरा भी टर्की के प्रॉक्सी हैं। उनको जो है ओलोप्पो एक शहर है, जो ओलोप्पो, उसके आसपास 3-4 शहरों पर टर्की की निगाह है, जो समुद्री इलाका है। तो टर्की अगर उस एरिया में अपनी सेना वहां तक अपना अगर सीमा बढ़ा ले तो टर्की बहुत महफूज हो जाएगा इजराइल के हमले से इन फ्यूचर। तो ये सब चीजें चल रही हैं, और अल-शुरा तो खैर टर्की से अलग नहीं जा सकते, जो कुछ कहेंगे वही मानेंगे, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। तो ये जो टर्की इसीलिए इजराइल परेशान है कि इसी, मतलब कहते हैं ना गंगा में तुम भी नहा लो, अभी वक्त ऐसा ही है। तो इजराइल ऐसा फंस गया चारों तरफ से कि उसको अब अपने भरोसा नहीं रहा अरब पर, टर्की पर। वो अमेरिका भाग भाग के क्यों जा रहे, इसीलिए जा रहे जी। चलिए, आपने ईरान का जिक्र किया है तो थोड़ा सा जो आप जिक्र कर रहे थे एक साइकोलॉजिकल मैसेज की, उस पर बात करते हैं। ईरान में फिलिस्तीन चौक है एक, जिस पर मिसाइल की जो स्ट्राइक्स हैं उससे बनी हुई होर्डिंग्स लगी हुई हैं, और हिब्रू जबान में लिखा हुआ है कि अब की हम दिन को रात बना देंगे, हम तुम्हारे दिन को रात बना देंगे। तो ये एक वो आया था वहां पे और पूरा लगा हुआ है, और ज्यादातर आवाम को जो मैसेजेस देने होते हैं वो फिलिस्तीन चौक से ही दिए जाते हैं। तो क्या ये इजराइल के लिए ओपन वार्निंग कही जाएगी या अपनी आवाम को तैयार करने का पैगाम?
नहीं, दुनिया को बताने का तरीका है ये। जी। दुनिया को भी तो बताना है ना। इतना अगर आज हमास जो है जितना फ्रंट फुट पे कहते हैं खेलना आके इसको, जी। एक होता है बैक फुट पे खेलना, यानी आप एक कदम पीछे बढ़ रहे हैं एक कदम करके, एक होता है कि एक कदम आगे बढ़ के, समझ रहे हैं आप, आगे बढ़ते चले गए 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो उसको फ्रंट फुट कहते हैं। तो हमास को ये वक्त अच्छा मिला हुआ है, उसके साथ सभी लोग हैं, पूरी दुनिया उसके साथ है, तो फ्रंट फुट पे वो बार बार इजराइल को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इजराइल को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इजराइल दबाव में आ भी रहा है, ये भी सच्चाई है। इजराइल दबाव में आ भी रहा है, इसलिए बार बार ये बातें हो रही हैं। जी। बहरहाल इसमें एक जुमला भी लिखा हुआ है हिब्रू जबान में, स्पेशली जहां पर्शियन वहां चलती है, लेकिन हिब्रू जबान में जो इजराइल में चलती है उसमें लिखा है कि हम तुम्हारी रात को दिन बना देंगे। तो क्या ईरान अब साइकोलॉजिकल वार को भी खुलकर इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, और यही तरीका है करने का। ये टाइम ही है, कभी भी दुश्मन को ललकारा जाता है। अगर आप हजारों के बीच में भी फंस जाएं और आपके अंदर जोश से अगर आप ललकार दें एक बार दुश्मन को, तो बहुत सी उम्मीद है कि दुश्मन पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं। कभी भी आप भीड़ में घुस जाइए, अगर भीड़ में किसी फंस जाइए और कस के जोर आवाज से अगर ललकारना शुरू कर दीजिएगा, तो कुछ लोग उसमें से पीछे हटने लगते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है। आप कभी भी जिसको व्यू रचना, चक्रव्यूह कह लीजिए, आप किसी भीड़ में फंस जाइए और आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो आप जोर से ललकारते हुए अगर निकलने की कोशिश कीजिए, सेफ रास्ता देख के निकल जाइए। ये एक तरीका होता है युद्ध का, या कहीं भी आप कोई चीज फंस जाते हैं तो। ऐसे बहुत से हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जहां एक ने 1000 को पीछे किया, इसी ललकारने वाली भाषा से अल्लाह अकबर बोलते हुए। वो एक अल्लाह अकबर बोलते हुए लश्कर भाग गया डर के मारे कि इनके साथ लगता है कि बहुत लोग हैं। ऐसी बहुत सी आप हिस्ट्री इस्लाम पढ़ेंगे तो बहुत सी जंगों में इस तरह के बहुत लोग गुजरे हैं जिन्होंने अकेले मुहाज को संभाला है, 100 ने 500 को संभाला है, 1000 ने लाखों को संभाला है, ऐसा बहुत सा आपको मिल जाए। जी। अब चलिए थोड़ा इजराइल और नेतन्याहू की बात कर लेते हैं। इजराइल में अर्ली इलेक्शन की खबरें आ रही हैं, तो क्या नेतन्याहू सियासी तौर पर फिर एक बार गिर चुके हैं? नहीं, वो तो उनके पूर्व प्रधानमंत्री का फिर कुछ आज हुआ है, पुराना कुछ जी, उसके लिए अर्ली इलेक्शन की भी खबरें आ रही हैं, तो इस वक्त नेतन्याहू की क्या हालत होगी, उस पर जरा सा सुनना चाह रहे थे। नहीं, यही तो देखिए, जंग का माहौल बना रहे नेतन्याहू इसीलिए कि जंग हो जाए तो हमारी कुर्सी बच जाएगी। और ये जंग इतनी लंबी चल रही है कि वहां के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अब इंतजार नहीं कर सकती है, क्योंकि आम यहूदी को ये मालूम हो गया है कि नेतन्याहू अपने लिए ये जंग कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, जिससे इजराइल को कुछ मिलना नहीं है। कभी भी इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद 7 अक्टूबर हुआ, नेतन्याहू ने कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, सारी जिम्मेदारी मोसाद पे डाल दी, सारी जिम्मेदारी आईडीएफ पे डाल दी। इस्तीफा तो 7 अक्टूबर के बाद ही नेतन्याहू को, अगर मजबूत डेमोक्रेसी होती तो 7 अक्टूबर के बाद ही नेतन्याहू से इस्तीफा ले लेना चाहिए। इतना बड़ा लूप होल्स जिसके रिज्यूम में हुआ, उसको तो गद्दी पे एक दिन बैठने का अधिकार नहीं। अगर कोई मजबूत डेमोक्रेसी होती या विपक्ष मजबूत होता या अपोजिशन लीडर मजबूत होते तो उसी दिन इनका इस्तीफा हो गया होता। लेकिन 10-15 साल से उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है ना इजराइल के अंदर कि अपोजिशन तो खत्म ही हो चुका है एक तरह से, और पूरे लोग नाराज हैं उनसे। तो नेतन्याहू के रहते कभी भी इजराइल को भी फायदा नहीं होगा और फिलिस्तीन को भी फायदा नहीं होगा और किसी को नहीं होगा दुनिया में। इसलिए बेहतर तो यही होता कि ये लोग नेतन्याहू को हटा करके कोई अंतरिम सरकार बना के इलेक्शन कराते। लेकिन बार बार नेतन्याहू अमेरिका के दबाव से, क्योंकि वहां का अपोजिशन लीडर जो है वो अमेरिका का दबाव तो पूरे इजराइल पे है ना, तो वो लोग भी इसका दबाव बनाते रहते हैं कि कोई भी अपोजिशन का कोई इस तरह का प्रस्ताव ना हो, नेतन्याहू को हटाया ना जाए, जंग का दौर है,
हाँ, कोर्ट में जाके ये लोग एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हम लोग जंग लड़ रहे हैं, अभी टाइम नहीं है। इनके ऊपर केसेस भी तो है ना, नेतन्याहू पे केसेस भी तो केसेस बहुत है, है। उनकी वाइफ पे भी केसेस है। जी। अच्छा, अभी एक और बात सामने आई कि हमास का एक डेलीगेशन जो है वो टर्की पहुंच गया बात करने के लिए, तो इसको आप कैसे देखना चाहते हैं, कैसे देखते हैं, वो जरा सा बयान कर दें। नहीं, ये तो देखिए, हमने कहा कि इंटरनल ये चारों लोगों का पैक्ट हुआ है। कई बार कह चुके कि अलशूरा, टर्की और ईरान और शिया मलेशिया, अरब भी उसमें, ये सारे लोगों का पैक्ट हुआ है। अब वो खबर जो है, ये खबर आईडीएफ मतलब हमास ने ही इसको लीक किया है, और ये बात, इसी बात को लेकर के नेतन्याहू 29 तारीख को अमेरिका जा रहे हैं। मेन मसला इसी बात का है कि टर्की और अरब तो अमेरिकी परस्त है, फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब उसको, इस नेक्सस को और आगे बढ़ाना है, इस ग्रुप को और आगे बढ़ना है, तो एक दूसरे से मीटिंग्स होंगी, बातें होंगी, तभी दुनिया के सामने मैसेज जाएगा कि नहीं, हम लोग एक हैं। आखिर कैसे जाएगा? जब आप कोई सपोर्ट में खड़े होंगे, कोई मीटिंग करेंगे, कोई बात करेंगे, तभी तो दुनिया में मैसेज जाएगा कि भाई ये बात जो हो रही है वो सच्ची है, इसमें दम है कि इनको सपोर्ट जो है तीनों मिलके कर रहे हैं हमास को। तो टर्की और उसके पहले रूस भी गए थे, हमास के लीडर्स रूस से भी होके आए हैं, अब टर्की जा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी अरब भी उनको बुलावे, ये भी हो सकता है। अभी धीरे धीरे ये और परवान चढ़ेगा दोस्ती ये। अफ्रीका का एक नया मोर्चा सामने आ रहा है। बात करते हैं इब्राहिम तरोरे की अगुवाई की। साहिल पॉइंट पे शायद अगर आपके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन, मैं थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। असल में इब्राहिम तरोरे साहिल की तमाम ज्वाइंट फोर्सेस की अगुवाई करेंगे जो हथियार बंद ग्रुप हैं और आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ। अच्छा, ये बात तीन हिस्से हैं, माली, बर्किना फासो और नाइजर, तीनों मुल्क के सरबराह ने मिलकर के 5,000 फौजियों का पूरा जत्था बनाया है, जिसकी अगुवाई के लिए इब्राहिम तरोरे को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो आने वाले वक्त में मतलब सवाल यह है कि क्या अफ्रीका अब अपने मसाइल खुद हल करने के लिए मतलब आगे बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, इब्राहिम तरोरे के नेतृत्व में अफ्रीका पूरा एक हो रहा है। जिस तरह यूएई है, जिस तरह यूके है, जिस तरह यूएस है, ये लोग भी अफ्रीकन कंट्रियों का एक समूह बना रहे हैं। इसमें 5,000 कमांडो इनके नॉर्थ को किंग जॉन ने भेजे हैं। वहां पे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके नए बच्चों की भर्ती हो रही है, आर्मी, खुद की आर्मी होगी, पूरे अफ्रीकन कंट्री की मिला के एक आर्मी होगी। जितने छोटे बड़े कंट्री है ना, सबको मिला करके एक आर्मी होगी, एक मुद्रा होगी, करेंसी भी एक होगी, और एक दूसरे देशों में आ जा करके आप आसानी से आ जा सकेंगे, जैसे हम लोग नेपाल के साथ। ये एक बहुत दिनों से, और उनका पूरा जो है अब डायमंड, गोल्ड, कॉपर, ये पूरी प्रचुर मात्रा में है अफ्रीका के अंदर। वो अब कोई भी विदेशी आदमी, कोई दूसरा देश का आदमी वहां से कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, किसी भी अफ्रीकन कंट्री में। तो ये जो ग्रुप बन रहा है, इसीलिए जब एम्बियंस ने प्रस्ताव रखा कि हम अफ्रीका में मस्जिदें बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले आप गजा के भूखे लोगों को खाना खिलाइए। मस्जिदें अल्लाह का करम है, हम लोग के पास हैं, जैसी भी हैं, हम खुदा की इबादत करते हैं, हम कर लेंगे। लेकिन इसको लेकर के एम्बियंस जो है नाराज होकर चले आए। तो ये जो इब्राहिम तरोड़े के लीडरशिप में पूरा अफ्रीका कंट्री, इनकी अपनी करेंसी जारी हो चुकी है, रिजर्व बैंक बन चुका है उनका। तो ये सारी कंट्री मिल करके अपनी करेंसी, अपनी आर्मी, सारी मिला के एक आर्मी बना रही है लोग। तो अभी तो 5,000 तो बहुत कम आप कह रहे हैं, ये बहुत लंबे संख्या होने जा रही है इसकी। आए दिन यहाँ रूस ने भी भेजा है अपने अफसरों को, और किंग जॉन ने भी भेजा है वहां ट्रेनिंग देने के लिए। और उसमें बिजनेस के तौर पर भारत की कंपनियां भी जा रही हैं, और चाइना तो वहां पहले से ही है। तो जो अमेरिका और फ्रांस का इन्फ्लुएंस था अफ्रीका के ऊपर, वो इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है पूरे अफ्रीका के अंदर। जैसे चाइनीज मोटरसाइकिल तो सस्ती पड़ती है, भारत में भी अपनी जो कंपनियां हैं वो लोग भी जाके वहां शोरूम वोरूम खोल रहे, और यहाँ की भी मोटरसाइकिल ड्यूरेबल भी है और सस्ती भी है।
अब अमेरिकन और फ्रांस और जर्मनी की सामानों को लोग नहीं यूज कर रहे, लोगों को बहुत महंगा बिकता है वहां, तो कितना डॉलर महंगी साइकिल मिलती है, एक साइकिल वहां बहुत महंगी मिलती है, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। तो वो सब चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और नया अफ्रीका, बीमारी, अस्पताल, एजुकेशन, सब पे वहां बहुत इब्राहिम ट्रोडे एक बेहतरीन लीडर बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हो जी।